आपको थोड़ी चीज़ें बता दूं, मैं इस चैनल पे अब पूरी भी 10th की पूरी हिंदी मीडियम की साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आगे भी और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ या फिर एसएसटी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो साइंस की बातें करता हूँ। तो जिन बच्चों को भी साइंस में प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए मैंने चैनल बनाया है। यहाँ पर मैं पूरी साइंस स्टार्टिंग से करके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, लेकिन पहले आपको समझना ज़रूरी कि हमें करना क्या। देखो, हमारा एम है जो सीबीएसई या कोई सी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, तो साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लेके आना, हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ आपको मेरे लेक्चर्स देख के समझना है पहले तो। उसके बाद जो जो उसमें मैं कहूँ नोट्स बनाने को, जो जो लिखने को दूँ, सब हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने, कुछ समझने की चीज़ होगी, बस समझना है उन्हें, और जो याद करने का होगा उसको नोट्स बना के याद करने हैं, ठीक है। तो पहले आपको नोट्स बना के उनको याद करना अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि नोट्स में ही लगे रहे हैं बहुत अच्छा ट्रेजर, नहीं, वो मैन नहीं है। नोट्स भले ही कैसे बना लो, लेकिन याद आए ऐसे करना, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ना, याद करना। नोट्स बनाने के बाद मैं उसके बाद उसकी वीडियो डालूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। या फिर मैं आपको पीडीएफ भी दे सकता हूँ, आप कमेंट कर देना आपको कैसा चाहिए, मैं वैसे आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोट्स बनाना, छोटा सा लेक्चर होगा उसमें, जैसे आज हमारा पहला चैप्टर मैं कराने जा रहा हूँ, तो इसमें पहला चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, या सर ये इसका क्या मतलब था, है ना, या फिर आपकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि सर मैंने कभी ये नहीं पढ़ा था तो इसका क्या मतलब होता है, तो एवरीथिंग यू कैन, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको उससे रिलेटेड आंसर दे दूँगा, ठीक है। दूसरी बात, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपको समझ लो हर एक हफ्ते में 3 क्लासेस तो आपको लेनी ही है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि रोज़ ही पढ़ो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं ना, तो समझ लो जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको 1 घंटा तो समझ लो साइंस पढ़नी ही है, ठीक है। इसके हिसाब से पढ़ोगे तभी आपके 100 में से 100 आ पाएंगे। ये तरीका है हमारा कंप्लीट करने का। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। उसमें आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे बताऊँ, और चीज़ों को समझना है। और जो कुछ चीज़ डाउट आती है, देखो लेक्चर्स को आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। आराम से देखो, लेक्चर में छोटे ही बनाता हूँ ताकि, और उसमें सब कुछ कवर करता हूँ, यानी कि कुछ छोड़ देता हूँ, है ना, सब कवर करता हूँ। आपको अच्छे से करना है, एक एक चीज़ को समझ समझ के आगे बढ़ना है। उसके बाद नोट्स बना के याद करना है, फिर अगली जो लेक्चर आएंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, वो करना है, ठीक है। और कोई भी आपके डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा साइंस का चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बस हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहले जानेंगे बेसिक्स, कि मतलब बेसिक का क्या मतलब है, मतलब जो हमें मेन चीज़, कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ना, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है, हमें समझना है। हमें रट्टा नहीं मारना बाकी स्टूडेंट्स की तरह, जो रट्टा मार लेते समझ में कुछ नहीं आता, फिर बाद में ना ही मार्क्स आते, कुछ नहीं आता, है ना, लगे रह जाते। तो बस याद रखना, हमें पहले समझना है बेसिक चीज़ कि क्या है चैप्टर, कैसा है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हम जानेंगे। जैसे साइंस सबको बोरिंग लगता है ना, ये साइंस एकदम बोरिंग नहीं होती। आप ऐसे पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा समझ में, वाह कि यार ये सब चीज़ें भी होती है ना। तो पहले चीज़ हम बेसिक्स जानेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद संतुलित करना, ये क्या संतुलित करना है, केमिकल रिएक्शंस को। आपने कभी देखा होगा ऐसे ही मूवीज़ में कि रिएक्शन होती है, क्या होता है देखेंगे, है ना। तो इसके अंदर हम जानेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखो चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन, रसायन यानी केमिकल, अभिक्रिया यानी रिएक्शंस, जब जो भी रिएक्शंस होती हैं हमारे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, उसका संतुलित करना। और लास्ट में हम सीखेंगे तीसरे नंबर पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती है, उसमें क्या कितने कितने टाइप की होती है, क्या क्या उसके प्रकार होते हैं, वो टोटल 5 प्रकार पढ़ने में। बस ये 3 चीज़ें हमें करनी है, उसके बाद चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म। आपको इसके फिर आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जानो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। देखो उससे पहले आपको क्या जानना है, उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको जैसे मान लो इसमें जो नोट्स हैं, जो जो मैं बताऊंगा कि आपको वो नोट करना है, तो वो आपको जाना है अपनी कॉपी में, उसको नोट करना है। और ठीक है, जो नोट नहीं करना उसको नोट नहीं करना, अलग से अपनी कॉपी बनानी है। जैसे मान लो यहाँ पे नोट्स दे रखे, तो मैं बताऊँ, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, समझाऊँगा, उसके बाद बताऊँगा आपको ये नोट करना है और ये चीज़ याद करनी है। कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ चीज़ें समझनी है, ठीक है। ज़्यादा याद करने बैठोगे याद नहीं होगा, जो जो मैं चीज़ें बताऊँगा बस वही याद करना है, ठीक है। और थोड़ा पहले बेसिक जान लेते हैं, बेसिक क्या होता है इस चैप्टर में। बेसिक यानी मेन चीज़ क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अभी मैंने आपको बताया, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। देखो रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो कोई भी चीज़, जब भी 2 चीज़ मिलके कोई एक नई चीज़ बनती है ना, 2 चीज़ें मिलके कोई एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं, उत्पाद करते हैं किसी चीज़ का, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, ना करना कोई ज़रूरी नहीं, याद कर लेना डेफिनेशन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ए है एक चीज़ बी है, मैंने ए को बी में मिलाया और मुझे सी चीज़ मिल गई, वाह। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई ना।
हाँ, अब हम सोचते हैं केमिकल रिएक्शन यही होती है कि हम एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें कोई नया लिक्विड मिल गया, कोई नया जादू सा कुछ मिल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया हर चीज़ के अंदर हो सकती है। ये ठोस चीज़ों में भी हो सकती है, गैस चीज़ों में भी हो सकती है। कैसे? जैसे हम जो चाय बनाते हैं, चाय में क्या होता है, जो दूध होता है, पत्ती होता है, ये सब मिल के उसे गर्म करके एक नई चीज़ हमारी चाय बनती है ना। चाय की पत्ती डालते हैं तो हमें एक चाय मिल जाती है। अब वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है बॉडी के, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया? तो ये सारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें देखोगे उसमें मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस हो रखी होती है। अब देखो केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। जैसे मान लो हम एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कार्बन, कार्बन पता है ना, एक एलिमेंट है। अब कार्बन को हमने क्या करा, कार्बन को मिलाया हमने ऑक्सीजन गैस से। किससे मिलाया? ऑक्सीजन गैस से। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन गैस है हमारे पास। इसको हमने मिलाया तो हमें मिल गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक गैस होती है। देखो इस गैस के साथ इसने मिलकर एक नई गैस बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। ये सब क्या है? गैस है। क्या है? गैस। अब कार्बन जो होता है वो सॉलिड होता है ना। कार्बन एक तत्व की तरह होता है। जैसे मान लो जो कोयला होता है वो कार्बन से भरा होता है। जो लोहा कह रहा हूँ, जो हमारा हीरा होता है वो भी कार्बन से बना होता है ना। वो मतलब पूरा प्योर कार्बन होते हैं वो सब। तो देखो ये जो होते हैं, इन सब मिलके एक नई चीज़ बनेगी, तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन है। और हमने इसे जिस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे हमने प्लस करी दो चीज़ों को और एक नई चीज़ मिली, इसी को कहते हैं इसका समीकरण, इसकी इक्वेशन लिखना। ठीक है, इसमें याद रखना, जो हम दो चीज़ें मिला रहे हैं, तो जो चीज़ें इधर की साइड होती हैं, मिल रही होती है, उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, और जो चीज़ें हमें मिलेंगी उसको हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसको हम उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? और उनके बीच में एक ऐसा निशान होता है। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं निशान मत डाल देना, गलत होता है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही रिएक्शन लिखी जाती है, ऐसे ही आपको लिखनी है। ये मत करना कि आपने प्लस की जगह कुछ और लगा दिया या फिर इसकी जगह बराबर का निशान लगा दिया या इसको नीचे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। इसको एक लाइन में लिखना है, ऐसे ही लिखना है। समझ में आया? हाँ, चलो अब एक चीज़ तो ये हो गई, इसको अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ये चीज़ें समझने वाली, इसमें आपको अभी कुछ लिखना या याद करना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, अब देखो क्या करना, ये अब देखो ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। क्या होती है? गैस। तो गैस को हम जी से दिखाते हैं, तो इसके आगे आपको जी लगाना है। हमारे पास 3 स्टेट में चीज़ें होती हैं। एक तो होता है गैस स्टेट में, गैस यानी जो हमारी हवा की स्टेट होती है। ठीक है, दूसरी स्टेट जो होती है हमारी होती है लिक्विड स्टेट यानी पानी वाली स्टेट, और एक तीसरी होती है हमारे पास सॉलिड स्टेट। जो कठोर चीज़ें होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। ठीक है, तो देखो याद रखना, तो जैसे ये ऑक्सीजन एक गैस होती है हमें पता है, तो उसके आगे भी जी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी कार्बन कैसा होता है? सॉलिड होता है, कठोर होता है एकदम, है ना। तो उसके आगे हम ऐसे लगाना ज़रूरी है। और कोई लिक्विड आ जाता है, जैसे मान लो पानी आ गया, तो उसके आगे हम एल लगा देंगे। एल यानी ऐसा छोटा वाला एल लगा देंगे लिक्विड के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। सॉरी ये भी एक गैस है, तो उसके आगे हमें जी लगाना है। ऐसे केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है। समझ में आया? अब चलो बेसिक हमारे हो गए हैं क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अब हम चीज़ें आते हैं केमिकल रिएक्शन। कुछ हम जानते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये एलिमेंट है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो किसी न किसी चीज़ से बनी है, यानी एटम से बने हैं ना। इतना तो आपको पता होगा, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। तो आज हम बात करेंगे हमारे पास कितने टाइप के एटम है, कितने एलिमेंट्स हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, बट जो 10th क्लास में आप पढ़ने जा रहे हो तो इसमें जो जो आपको जानने की ज़रूरत है वो सारे एटम मैं आज को बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे क्या क्या एलिमेंट होता है। जैसे पहले हमारे पास सबसे पहले होता है हाइड्रोजन। आपको इसका नंबर याद रखना है, इसका सिंबल याद रखना, नाम याद रखना है। हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, पहले नंबर का होता है। ठीक है, दूसरे पे आता है हीलियम। हीलियम को HE से दिखाते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उसका या तो एक ही वर्ड के होंगे या तो 2 वर्ड के होंगे। ठीक है, अगर 2 वर्ड्स के हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स के, तो उसका जो पहला होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ये हो गया हीलियम। तीसरा होता है हमारे पास लिथियम। चौथा होता है हमारे पास बेरिलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। पाँचवा होता है बोरोन। ऐसे में आपको करके लगभग 20 आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी, आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आता है बोरोन। 6 पे आता है कार्बन। 7 पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऐसे दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है हमारा 8वें पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है ना, ऑक्सीजन गैस होती है जो हम लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो होती है O2, है ना। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके O2 गैस बनती है। गैस अलग है, ये O2 बस एटम है उसका। ठीक है, याद रखना। अभी बस आपको कुछ याद नहीं करना, बस 1 से लेके 20 तक एलिमेंट के नाम याद करने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आता है फ्लोरीन। फिर आता है नियॉन। फिर आता है और हमारा सोडियम। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम। फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम, Al। फिर 14वें पे आता है सिलिकॉन। फिर आता है हमारा फॉस्फोरस। फिर 16वें पे आता है हमारा सल्फ़र। 17वें पे आता है क्लोरीन।
18वें पे आता है हमारा ऑर्गन, 19 पे आता है हमारा पोटेशियम एंड 20 पे आता है हमारा कैल्शियम। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 20 एलिमेंट, इनके आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, अब याद करने का क्या देगा, इनमें बहुत सारी ट्रिक होती हैं, बट मैं तो कहूँगा ऐसे ही याद कर लो, आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब जल्दी जल्दी आप याद करोगे तो आपको दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, 5-5 करके याद करना है। पहले इस 5 को रट्टा मारो, फिर इस 5 को रट्टा मारो, फिर इस 5 को रट्टा मारो, फिर इसको, सबको 10-10 बार रट्टा मारो, याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, इनके अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं। देखो वैसे तो हैं बहुत सारे, बट ये तो हमारे इनिशियल होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक, लेकिन बीच में कौन को कुछ ऐसे आते हैं जिनका हमें यूज़ होता है ना, वो बीच में है, तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है हमारा Fe जो होता है, ये हमारा आयरन होता है। ठीक है, इसको फेरस कहा जाता है। ये दूसरी लैंग्वेज में हमने इसका नाम होता है Fe। ठीक है, फेरस, लेकिन इसको जो हम कहते हैं आयरन, ये उसका सिंबल होता है। ठीक है, फेरस। और ये तो कॉपर या Cu से लिखा जाता है ना, कुप्रस कहा जाता है, ये होता है हमारा कॉपर। आप हिंदी में लिख लेना इससे, चाहे आयरन या फिर कॉपर हिंदी में लिख लेना, कैसे भी लिख लो आप, या तो देखो ऐसे ही करना पड़ेगा। फेरस हो गया, कॉपर हो गया, एंड इसके अलावा हमारे पास होता है फेरस, कॉपर, Ag यानी सिल्वर, चांदी को हम Ag कहते हैं, और Au गोल्ड को यानी सोने को Au से दिखाया जाता है। ठीक है, ये सब प्योर एलिमेंट्स होते हैं, Ag, Au। और हाँ, इसके अलावा देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और, जो भी हमारे पास आप देखते हो ये सब एलिमेंट, इनसे मिल के भी कंपाउंड बनते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस के बारे में भी हम बात कर रहे थे। ऑक्सीजन गैस किससे बनी है, ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलके। ऑक्सीजन के जब 2 एटम मिलते हैं तो हमें O2 मिलता है। ठीक है, O2 गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस। ऐसे ये सब आपस में मिल के नई नई चीज़ें बनाते हैं ना। जैसे कि मान लो सल्फ़र, और सल्फ़र के साथ 4 ऑक्सीजन आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं, सल्फेट। ये बहुत यूज़ होने वाला है आगे, आपके काम बहुत आएगा सल्फेट। इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। ये क्या है, ये 4 कैसे, इस पे मत जाओ, बस याद रख लो अभी। ठीक, अब बस इतना याद करो, आगे बहुत काम आएगा सल्फेट। इसके अलावा होता है NO3 जैसे नाइट्रेट, बस इतना याद कर लो, और इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलो देखो बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो, जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, हमें क्या मिल गया, CO2। अभी हमने क्या, पहले इसको प्लस करना है, इसके आगे से P लगाना है, उसके आगे प्रोडक्ट लिखना है, ऐसा करना है। अभी सॉलिड में तो S लगाएंगे, ये गैस में होगा तो G लगाएंगे, ये भी गैस में होगा तो G। अब देखो, यहाँ जितने कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने, 2। तो ये क्या है, एकदम बैलेंस है, संतुलित है। हम जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारी संतुलित नहीं होती। ये संतुलित है लेकिन सारी संतुलित नहीं होती। जैसे हमारे पास मान लो Cu है, ठीक है, कॉपर के साथ हमने मिला दिया O2। क्या मिला दिया, O2। कॉपर हमारे पास एक सॉलिड है, S लगा देंगे इसके आगे। ऑक्सीजन तो हमें पता है गैस है। अब आप सोच रहे हो कि सर हमें कैसे पता है कि कोई चीज़ सॉलिड है या गैस है। कोई ज़रूरत नहीं, इतना डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं, आपको इसमें कुछ नहीं आएगा। अभी आप ये सब सोचने लग जाओगे तो जो चीज़ समझा रहा हूँ ये भी नहीं समझोगे। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ कि ये सॉलिड होता है तो बस याद रखना ये सॉलिड होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये सब आने लग जाएगा। अब जब ये मिलके बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड, CO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या होती है, अब देखो यहाँ देखो, ये कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है। तो अब क्या करें, अब ये हो गई गड़बड़। अब ऐसा जबकि हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये किस वजह से नहीं हो सकता, इसको कहते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। भाई ये कितना खतरनाक वर्ड आ गया है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या है, देखो द्रव्यमान मतलब होता है वेट। क्या होता है, वेट। संरक्षण यानी कंजर्व होना, कि फिक्स होना, कि जितना वेट इधर है उतना ही वेट इधर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का वेट है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ का वेट कम हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इस दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें जितना वेट इधर होता है उतना ही वेट इधर होना ज़रूरी है, क्योंकि यही, और पूरी दुनिया क्या, पूरे यूनिवर्स में यही चलता रहता है। ठीक है, कहीं भी वेट को हम ख़त्म या क्रिएट नहीं कर सकते, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्लाइड डाल दूंगा, उससे आप पढ़ लेना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान में ना ही तो सृजन यानी ना ही उसे बनाया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत काम आता है। ठीक है, तो कॉपर और ऑक्सीजन हमें मिलकर ये क्या बना रहा है, ये। अब देखो ये बैलेंस नहीं, तो इसे बैलेंस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ आज अब मैं सिखाता हूँ कि इसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, हमने पहले चीज़ पढ़ ली थी, बेसिक्स हमने पढ़ ली है, दूसरी चीज़ हम संतुलित पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या है, देखो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका, इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल। ये क्या है, चलो सिंपल स्टेप है। जैसे मान लो ये हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है, अब हमें दिखाई ये बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, हाँ
तो यहाँ कितने हाइड्रोजन 2, अरे ये तो बराबर है। तो ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ तो 1 ऑक्सीजन, यानी ये बराबर नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें क्या देखना है, सबसे करके एक एक एलिमेंट हमें चेक करना है। सबसे पहले एक एलिमेंट चेक करेंगे, क्या ये 2 है, यहाँ कितने 2, हाँ तो ये बराबर है, चलो इसमें कुछ नहीं करना। अब अगले वाले पे चलते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, 1 है तो इसे तो बस 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई हम यहाँ नहीं कर सकते ऐसे, यहाँ तो केमिकल होते हैं तो वो होते हैं अपने आप, हम जब मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन थे तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब खत्म हो गया सर, नहीं, अब हमें चेक करना है स्टार्टिंग से। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल, ट्रायल करते हो बार बार चेक करो, एक बार गुणा करी तो दोबारा से चेक करो। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने, यहाँ तो 2 थे और 2 का 2, इससे पूरे से मल्टीप्लाई हुई है ना, इसके इससे भी हुई है, इससे भी हुई है, तो ये कितने हुए हाइड्रोजन, 4। ये तो 2 थे, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यानी अब हमें इसे 2 करना पड़ेगा फिर से, ये भी 4 हो गया। अब इधर ना, इधर और इधर बराबर रखना है, तीर के इधर और इधर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हमने इधर मल्टीप्लाई करी है तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा एक बार, हर बार हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे 2 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, हाँ यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, अरे वाह ये तो बैलेंस हो गई रिएक्शन, समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार एक छोटे एग्जाम्पल से और देखते हैं, ठीक है। मान लो हमें ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे 1 सोडियम 1 सोडियम, अरे ये तो बराबर है, ठीक है। 2 क्लोरीन, यहाँ कितने 1 क्लोरीन, अरे 1 क्लोरीन है तो चलो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, हाँ। अब 2 से मल्टीप्लाई करते ही दोबारा से पहले पे आ जाओ, दोबारा से चेक करो, फर्स्ट से ही चेक करना, ये नहीं कि यार सर अब तो चेक कर रहा था, नहीं नहीं गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ कितने, देखो यहाँ 2 सोडियम हो चुके हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अब इधर 2 सोडियम है, इधर 1 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब ये 2 सोडियम हो गए, अब हमने मल्टीप्लाई करी तो फिर से स्टार्टिंग से हमें करना है। अब स्टार्टिंग में तो सोडियम है तो सोडियम से ही करो, 2 सोडियम तो यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ 2 क्लोरीन तो यहाँ कितने 1 और 2 क्लोरीन, समझ में आया। तो ये भी क्या हो गया बैलेंस। अब ध्यान से देखो तो ये बैलेंस है पूरी रिएक्शन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करी, बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन, ठीक है। चलो अब ये वाली रिएक्शन आप ट्राई करो एक बार, अगर आपसे नहीं होती चलो ये मैं कराता हूँ, फिर अगली आप ट्राई करना, ठीक है। अभी इसको भी समझो, देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन है मेरे पास, यहाँ कितने नाइट्रोजन है सर, यहाँ तो हमारे पास 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, चलो पहला अगले पे आते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ तो इसके 3 हाइड्रोजन और 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 मॉलिक्यूल है ना ये, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई यानी 6 हाइड्रोजन, कितने हैं 6। तो हमें यहाँ पे अगर 6 चाहिए, यहाँ पे कितने हैं 6, तो इधर की साइड कितने चाहिए हमें 6, देखो तीर के इस साइड 6 हाइड्रोजन है तो इस साइड भी कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, है कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, तो 2 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6 हो जाएंगे, हाँ। अब जो यहाँ से हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन, हाँ तो 2 नाइट्रोजन, 2 3 6, ये 6 हाइड्रोजन तो यहाँ भी 6, हाँ सर ये तो होगी बराबर, समझ में आया। चलो वेरी गुड। चलो अब हमें क्या करना है, अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमें रिएक्शन दे रखी है, इसको अपनी कॉपी में लिखो और ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो जिसने कर लिया अब हम मैच करते हैं। देखो हमें क्या करना है, पहले मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम बराबर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले पे आते हैं, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, सर यहाँ तो 1 कम है तो इधर क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दी 2 से मल्टीप्लाई, शाबाश। अब क्या करना है, फिर से मैग्नीशियम से चेक करना है, अभी कर लिए थे फिर से करना है, 1 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, यहाँ तो 2 मैग्नीशियम हो गए तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसकी, क्योंकि यहाँ पे 1 था यहाँ 2 था तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी ताकि बराबर हो जाए। अब फिर से देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 था इससे मल्टीप्लाई करके 2 ऑक्सीजन, हाँ तो ये भी बराबर हो गई, समझ में आया। चलो एक बार फिर से अब आप ट्राई करो ये वाली रिएक्शन, ठीक है, एल्यूमिनियम की। देखो 1 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 कम है तो देखो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो अब अगले पे आते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ तो 3 है। अब क्या करें, देखो अब यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, अब मैं इसे ना ही मैं इसे 2 बना सकता हूँ ना इसे 3 बना सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो 3 है उसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूँगा और यहाँ जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूँगा। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, अब मैंने ऑक्सीजन तो बराबर कर दिए, अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन अब फिर से गड़बड़ी हो गई तो फिर से एल्यूमिनियम से चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ कितने हैं 2 और 4 एल्यूमिनियम है, 4 है ना, हाँ यहाँ 4 है यहाँ 2, तो यहाँ तो मुझे कम करना, यहाँ पे तो कम रह गए तो यहाँ मुझे 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उस 2 को हटा के मैं 4 लिखूँगा, ठीक है। आप चाहो तो इरेजर से मतलब वैसे काट के लिखनी पड़ेगी आपको, या पहले देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम और 4 एल्यूमिनियम हो गए सर। यहाँ पे 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन, हाँ सर ये भी हो गया हमारा क्लियर, वेरी गुड। चलो अब अगले पे आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाली रिएक्शंस करो,
फेरिक, यहाँ देखो एक फेरिक है, यहाँ 2 फेरिक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कम है। तो यहाँ 2 फेरिक हो गए, 2 फेरिक हो गए, ठीक है सर। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे तो सर 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे सर 3 ऑक्सीजन है। देखो अब ये ऐसा है कि ना मैं इसे 2 को कर सकता हूँ ना इसे मैं 3 कर सकता हूँ, है ना। मुझे तो मल्टीप्लाई करके बराबर करना है। तो इसलिए अब मैं इसकी जो इधर वाला नंबर है उससे इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, और जो इधर वाला नंबर है उसके इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन फिर से फेरिक से चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 फेरिक है, यहाँ कितने हैं 2 4 से, यहाँ तो 4 फेरिक है। तो यहाँ पे 2 नहीं, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो 4 फेरिक यहाँ, 4 फेरिक यहाँ। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, और इनकी मल्टीप्लाई करी 3 से, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 3, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे इधर होगा, ये आप ट्राई करो, और ये इधर होगा, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो देखो बच्चों, हमने इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने कर ली। क्या क्या बेसिक समझ लिया हमने कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, और दूसरा उसको संतुलित कैसे किया जाता है, हम ये भी जान गए, ठीक है। दोनों चीज़ों। अब मेन चीज़ें होती हैं हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, यही इसमें ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ होती है। इसको अच्छे से देखना, बस 5 रिएक्शन से बहुत ईजी है, यूँ ही हो जाएगा। हालांकि थोड़ी बड़ी है, बट देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलो 5 रिएक्शन करके हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आती है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हमारे पास 5 होते हैं। पहले आती संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आपको यहाँ से अब नोट्स बनाने शुरू करने हैं अच्छे से, ठीक है। पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला इसके पॉइंट लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया सही, पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ये होती क्या है संयोजन, देखो संयोजन वर्ड का मतलब होता है, पहले तो समझो उसके बाद लिखना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन यानी किसी चीज़ का मिलना, कभी 2 चीज़ें मिलती हैं उसको हम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब कोई 2 अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कहोगे सर हर रिएक्शन में तो यही होता है, नहीं, कई रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। किसी में क्या होता है, एक अभिकारक से 2 पदार्थ मिलते हैं, 2 उत्पाद मिलते हैं ना, तो वो अलग चीज़ होती है। तो जब 2 अभिकारक मिलकर हमें एक उत्पाद देते हैं, एक प्रोडक्ट देते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पेपर में आएगी, इसकी लिखने भी है। क्या है, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस इसमें क्या है दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है, बस 5-6 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा ये, ठीक। इसके उदाहरण अभी याद करने हैं। संयोजन अभिक्रिया कहाँ होता है, पहला कोयले का दहन, जो कोयले को हम जलाते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। कैसे, कोयले में क्या होता है, कोयला किसका बना होता है, कार्बन का, उसमें सॉलिड होता है वो, है ना। कोयला तो सॉलिड ही होता है ना, पत्थर की तरह। तो देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन। अब सर ऑक्सीजन कैसे आ गई, भाई जब भी कोई चीज़ भी जलती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो उसको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो जब कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, वो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलना कह रहा हूँ, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनाता है, कौन सी गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो 2 अभिकारक मिले, कार्बन और ऑक्सीजन, और क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया। अच्छा देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको ऐसा थोड़ी कार्बन के अंदर ऑक्सीजन लगाओ तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, नहीं, इसको हमें क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है ना कोयले को, तभी तो बनता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, हीट, मतलब हीट चाहिए होती है, हमें गर्मी चाहिए होती है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में आके जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब इसके दूसरा एग्जांपल आता है जल का निर्माण, यानी जो पानी होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, है ना। आई होप सबको याद ही होंगे। लेकिन अगर किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आता, सर ये H2O क्या है, मैंने पढ़ा ही नहीं, कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th क्लास में 8th क्लास में नहीं पढ़ के आते हैं ना, वो 10th में उनकी आँख खुलती है तो पढ़ना शुरू करते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा है कि सर ये क्या है, L क्यों लिखा है, G क्यों लिखा है, ये सब क्या है सर, है ना, तो मुझे एक बार कमेंट कर दे ताकि मैं उससे समझ जाऊँ, उसको मैं उसकी तरीके से थोड़ा समझा पाऊँ कि उसको क्या क्या जानने की ज़रूरत है, क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो पहले तो एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जैसे भी मैंने आपको बताया, देखो इनकी स्टेट भी लिखी है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होती है, इसकी मैंने जी लिखना भूलिया। ये भी ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये लिक्विड में होता है पानी, तो इसके आगे L लिख रखा है। देखो ये बैलेंस भी है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इसे बैलेंस भी है। सारी रिएक्शन आपको बैलेंस ही मिलेगी आगे, उस पर ध्यान मत देना। अब रिएक्शन पर ध्यान दो। देखो तो जल का निर्माण कैसे होता है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बनाती है, ठीक है। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, संयोजन। ये देखो 2 मिलके एक चीज़ बना रही, संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे हम वो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। जो चूना होता है ना उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, किसको, कैल्शियम, देखो सी मतलब कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड यानी OH का होल टाइस। अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कैल्शियम, वो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अभी आपको बताया था, उसमें से करना, ठीक है। बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। तो ये एक्वस में होता है, एक्वस यानी जो एकदम पानी की तरह होता है वो एक्वस में होता है, ठीक है। ये लिक्विड में ही, ये सॉलिड में, ठीक है। देखो चलो अभी हम ओके भाई लोग, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब ये संयोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट समझ लो इसे, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिलकर ही कोई चीज़ बनती है। लेकिन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये अलग क्यों है थोड़ी सी, देखो ऊष्मा का मतलब समझो, ऊष्मा का मतलब हीट, एनर्जी, या फिर जो भी हम कह सकते हैं ना, हीट एनर्जी को ही ऊष्मा कहते हैं। शेपी यानी निकल रही है किसी तरीके से, ठीक है। तो वो सारी अभिक्रिया यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी मिलती है या फिर हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, उसको हम ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिसे आएगा जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसके जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके साथ साथ हमें हीट भी मिले, ऊर्जा भी मिले, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलो अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन। देखो प्राकृतिक गैस का दहन के बारे में पहले पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस क्या होती है, मीथेन एक प्राकृतिक गैस है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। प्राकृतिक गैस जैसे मान लो यार और भी होती है, जैसे हमारे सिलेंडर में जो गैस होती है ना वो जलती है तो उससे क्या होती है, हीट निकलती है ना, तो वैसे ही समझो, ऐसे ही उसका एक टाइप की गैस होती है मीथेन CH4। उसमें O2 के प्रेजेंस में जब जलती है तो CO2 H2 और उसके बाद ऊष्मा मिलती है, हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, ठीक है। एक तो एग्जांपल ये होगा, ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा, ये आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या, पहले श्वसन जानते हैं। श्वसन यानी सांस लेना, अरे सर सांस लेना, हाँ। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाके हमने जो खाना खाया होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। देखो हमें पता है खाना खाने से आती है एनर्जी, खाना खाने से आती है एनर्जी कैसे, खाना जो हम खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज प्रोटीन ये सब। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, तो देखो एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा ग्लूकोज C6H12O6, उसका फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ लो, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसके पास ऑक्सीजन जाती है, हम जो सांस लेते हैं उससे फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, उसमें अभिक्रिया होती है और हमें CO2 मिलती है, H2O मिलता है और हीट मिलती है, साथ में यानी एनर्जी मिलती है। सो मैं ये दो एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। तो हमारी पहली अभिक्रिया खत्म हुई, ठीक है। इसके आपको अच्छे से नोट्स बनाने, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, पॉज करके आपको नोट्स बनाने हैं, समझना है, ठीक है। चलो हमारी पहली अभिक्रिया खत्म हुई, अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया पे। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है हमारी, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। अभी मैंने पढ़ा था संयोजन, संयोजन यानी दो को एक, जब दो चीज़ें मिलकर कोई एक चीज़ बनता है उसे संयोजन कहते हैं। वियोजन इसका उल्टा समझ लो, जब कोई एक चीज़ टूट कर दो चीज़ बनाए। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। चलो अब इसके अंदर हम तीन टाइप के पढ़ते हैं। मान लो ए है, ए क्या हो रहा है, टूट रहा है बी और सी में, ठीक है। अब देखो तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, अब यहाँ पे हथौड़ा तो मार देंगे नहीं केमिकल रिएक्शन में हम, है ना। तो हम इसमें कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए, किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए। उसके लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, हीट यानी गर्मी ले सकते हैं, जैसे ऊष्मा। अगर ऊष्मा से, गर्मी से तोड़ रहे हैं जला के उसे, तो उसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट देके, उसमें बिजली देके उसे तोड़ रहे हैं तो उसे कहेंगे विद्युत वियोजन। अगर उसके अंदर हम प्रकाश यानी उसमें लाइट डाल के उसको तोड़ रहे हैं, सर लाइट डाल के भी कुछ टूटता है क्या, हाँ भाई, सूरज की जो रोशनी होती है उससे भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, उसमें सूरज की रोशनी चाहिए होती है ना, वैसे ही तो उसमें क्या होता है, प्रकाश चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो इन तीनों को आइए जानते हैं, ठीक है। ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया के तीन पार्ट होते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। पहले जानते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे मैंने बस एग्जांपल दे रखे हैं, इनको 2 4 10 बार 5 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। यहाँ फेरस सल्फेट दे रखा है, Fe2FeSO4, ठीक है। ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे मेरे से गलती हो गई कि मेरे से लंबा लंबा लिखना था, बट मैंने ऐसे लिख दिया, पहली लाइन बना दी। थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। आपको लंबा लंबा लिखना है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, Fe2O3 + SO2 + SO3, ठीक है। इसमें हमने ऊष्मा दी तो इससे टूट गया, किससे टूटा, ऊष्मा आई, इस पर पड़ी और ये टूट गया, ठीक है। ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट, इस पर ऊष्मा आई और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तीसरे पे क्या आता है, ये PbNO3O2, ठीक है, 2PbNO3O का होल ट्वाइस, ठीक है। इस पर जब हमने ऊष्मा डाली, देखो ये जो दिख रहा है ये ऐसे त्रिभुज वाला आकार, ये ऊष्मा का निशान होता है। अगर यह भी दिख जाए कहीं तो समझ जाना ऊष्मा ही आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे क्या बन जाता है, 2BbO + 4NO2 + ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया इसकी पहली चीज़ की बात।
दूसरे पे आता है, दूसरा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या, जब हम किसी को कराने के लिए उसके अंदर करंट दौड़ाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूंगा, उसमें देखना आप, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है विद्युत रिएक्शन को कराने के लिए। जैसे पानी है, पानी के हमने के अंदर हमने विद्युत धारा दी, यानी उसमें करंट मारा, तो उससे क्या हुआ, पानी जो है टूट गया। किस किस में टूट गया, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट चुका है पानी, ठीक है। ये होता है विद्युत वियोजन, कि हमने विद्युत का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करी। तीसरा आता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, देखो यहाँ 2AgCl, ये AgCl है ना, सिल्वर Ag यानी वो सिल्वर होता है क्लोराइड, इसके अंदर सूर्य का प्रकाश डालते हैं, हमें 2Ag मिल जाते हैं और क्लोराइड मिल जाता है, Cl2 है ना, क्लोरीन गैस मिल जाती है। और 2AgCl है, ऐसे 2AgBr होता है, इसके अंदर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो 2Ag और 2Br मिल जाते हैं, यानी एक कंपाउंड से 2 कंपाउंड में बदल गया, यानी एक अभिकारक था उससे 2 उत्पाद मिल गए। ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। इसमें प्रकाश का यूज़ किया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का, इसमें हीट का यानी ऊर्जा का, ऊष्मा का यूज़ करा। ये हो गए हमारे सेकंड पार्ट खत्म, वियोजन अभिक्रिया। तो देखो वियोजन अभिक्रिया में एक और चीज़ आती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। देखो अभी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी उत्पाद के साथ हमें ऊष्मा भी मिलती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, शोषण यानी शोषण होना, जब जहाँ पे ऊष्मा यूज़ हो रही है तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे अभी हमने ये जो रिएक्शन पढ़ी, ये आपने देखा ना, इसमें ऊष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए, विद्युत चाहिए। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद करना है हर एक तरीके से, ठीक है। पूरे को ये आएगा पेपर में डायरेक्ट कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बताओ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताओ। इसको आपको रट्टा मारना है, 10 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, पूरा समझा के कर रहा हूँ। कोई चीज़ समझ में ना तो कमेंट में जाके पूछ सकते हो। चलो दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन वर्ड का पहले मतलब समझते हैं। विस्थापन यानी जब कोई एक चीज़ आए और वो दूसरी चीज़ को हटा के उसकी जगह पर बैठ जाए, उसको विस्थापित कर दे। मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, अब मान लो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है ऐसे, अब मैं कोई दूसरा पेन लाया और मैंने उसको हटा के वहाँ पे दूसरा पेन रख दिया, तो इसे विस्थापित कर दिया इसने। क्या करा, विस्थापित। तो एक को हटा के दूसरा रख दिया, इसको विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देखो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कैसे, देखो हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट होता है हमारे पास। कॉपर सल्फेट के पास अगर हम फेरिक डालते हैं, क्या डालते हैं, फेरिक, ये लोहा होता है। तो देखो कॉपर होता है कम रिएक्टिव, यानी इसका मतलब कम क्रियाशील होता है, और फेरिक जो होता है वो उससे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो क्या करता है, कॉपर को वो हटा देता है और फेरिक को उसमें लगा देता है, किसमें, सल्फेट में। तो कॉपर यहाँ से हट गया और यहाँ से फेरिक इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसे फेरिक सल्फेट बनाता है, कॉपर ये बनाता है, ठीक है। अब देखो इसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जैसे एक्टिविटी की तरह। जो हमारा फेरिक क्या होता है, लोहे की कील होती है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। जब इसके अंदर हम फेरस की कीलों को यानी लोहे की कीलों को डालते हैं तो देखो क्या होता है, सल्फेट में से जो फेरिक है वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी इसके साथ जुड़ेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो जो लोहे पे क्या होता है, जो कॉपर सॉलिड बनता है वो लोहे पे चला जाता है ना, और जो हमारा फेरिक होता है वो सॉलिड पे आ जाता है, ठीक है। आप इस यहाँ पे जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, है ना, जैसे इस इमेज में लिखा हुआ है नीचे देखना, तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका कलर और कॉपर सल्फेट का कलर जब ये बदलता है तो वो भी चेंज हो जाता है, और जो फेरिक होता है लोहा, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, उसके ऊपर कॉपर आ गया है, ठीक है। आगे चलो अब अगली चीज़ पे आते हैं। ऐसे इसका दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जिंक, इसके साथ कॉपर सल्फेट आया तो जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट था, इसके अंदर हमने जिंक डाला, तो जिंक क्या करा, उसने कॉपर को हटा के जिंक वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। इससे हम पता चला जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। और क्लियर, चलो बच्चों अब हमारी तीसरी चीज़ भी पूरी हो गई। हमारी आती है चौथी केमिकल रिएक्शन। चौथी केमिकल रिएक्शन का नाम है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया कर दी, इसमें द्वि का मतलब होता है दो, यानी यहाँ पे दो एक साथ एक चीज़ को विस्थापित करेंगे, है ना। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। क्या मतलब, देखो जैसे ये है ये, अब देखो इसका सोडियम, ये सोडियम सल्फेट है ना, और ये बेरियम क्लोराइड कहते हैं इसको, बेरियम है और क्लोराइड इसके साथ है। सोडियम क्या होता है, यहाँ पे आता है क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, इससे हटा के, और बेरियम आके सल्फेट से जुड़ जाता है।
तो यहाँ बेरियम सल्फेट बन जाता है और यहाँ सोडियम क्लोराइड बन जाता है। समझ में आया? सोडियम इससे हटा, इससे जुड़ गया, और ये इससे हट के इससे जुड़ गया। यहाँ 2 बार विस्थापन हो गया, इसका विस्थापन करा, इसने इसका विस्थापन करा, तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आदान प्रदान भी कहते हैं कि इसने इसको ये दे दिया, इसने इसको ये दे दिया। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, अच्छा देखो, जो बेरियम सल्फेट जो बना है, ये जो होता है, ये सफ़ेद अवक्षेपण का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, ये जो होता है बेरियम सल्फेट, इसको ये इसमें सफ़ेद होता है, इसका कलर वाइट होता है ना। तो इस अभिक्रिया को, सिर्फ इस पर्टिकुलर अभिक्रिया को जो लिखी है मैंने, आप इसको लिख लेना कॉपी में, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखना, ये पूछेगा अभी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो द्विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, वो बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, चलो इसके 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं। जैसे ये 2Ki यानी पोटेशियम और I यानी आयोडीन, ये जो होते हैं ये आते हैं रिएक्शन में Pb यानी लेड और नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट के साथ ये रिएक्ट करके Pb जो है वो आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन याद रखना। ऐसे ही सेम यहाँ 2KBr होते हैं, ये 2KBr, K यानी पोटेशियम, Br यानी ब्रोमीन। ठीक है, और बेरियम आयोडाइड होता है, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड हो जाता है, यहाँ बेरियम ब्रोमाइड हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो हेलो भाई लोग, तो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा दोबारा से एडिट करनी पड़ रही है। तो चलिए, हमने 4 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट कर ली थी। अब हम आते हैं अपनी 5वीं रिएक्शंस पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये 5वां टाइप होता है रिएक्शन का, यानी अभिक्रिया का 5वां प्रकार। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं, अब इसको हम जानते हैं। चलो पहले यहाँ तो उपचयन। देखो, आपको सारा नहीं पढ़ना, उपचयन याद रखना, अपचयन अपने आप याद हो जाएगा। एक याद करना, एक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, पहले उपचयन जानते हैं। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है मान लो, तो उसके अंदर किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए, जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। इसकी 3 चीज़ें याद रखना। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि यानी बढ़ना, या फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी के अंदर और ज़्यादा, तो उसको हम कहेंगे उसमें उपचयन हो गया। अब अगर ये नहीं हो रहा लेकिन उसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है ना। देखो, जैसे यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन उसमें से हटता है, निकलता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, या फिर तीसरी चीज़, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन को देना होता है, इलेक्ट्रॉन का देना अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, तो अभी कोई नहीं, इसको इग्नोर करो। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट याद रखना। अगर किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का ह्रास यानी उसका लॉस होता है, हाइड्रोजन को हटाया जाता है किसी पदार्थ में से, तो वहाँ पे उसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इन अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन के अंदर हमने ऑक्सीजन डाला, तो देखो अब पहले कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका उपचयन, कार्बन का उपचयन हो गया। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाई? उपचयन अभिक्रिया। समझ में आया? ऐसे ही कॉपर है, कॉपर के अंदर हमने ऑक्सीजन डाली, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये भी क्या हुआ? हमारे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलो उपचयन समझ में आया। इसका अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है इसका उल्टा। यानी देखो, उपचयन में था जब ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, तो होता है उपचयन। अपचयन क्या होगा? जब ऑक्सीजन कम होगी, यार किसी में से ऑक्सीजन हटेगी, अगर किसी में से ऑक्सीजन हट रही है तो क्या होगा? अपचयन होगा, है ना। जैसे इसमें था ऑक्सीजन का जुड़ना तो उपचयन, ऑक्सीजन का हटना तो अपचयन। इसमें था हाइड्रोजन का हटना उपचयन, इसमें था हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। आपको एक याद रखना है इसके तीनों पॉइंट, इसका उल्टा कर देना तो अपचयन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ देखो, यहाँ हमें कॉपर ऑक्साइड दे रखा है CuO प्लस H2। अब देखो, यहाँ जब ये रिएक्शन होती है तो हमें कॉपर और H2O पानी मिलता है। ठीक है, यहाँ मैंने इसके स्टेट नहीं लिखी है, लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, तो यहाँ पे आके ऑक्सीजन हट गया। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे उपचयन कहते हैं, जब हटता है तो अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे हट गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन। इसमें क्या हुआ है? अपचयन। लेकिन देखो, यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसमें क्या हुआ? उपचयन, है ना। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा वो उपचयन, जिसमें से ऑक्सीजन हटा वो अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो इसमें उपचयन अपचयन दोनों हुई है एक ही रिएक्शन में, तो इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया। ये आपसे पूछेगा बताओ रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको लिखना है वो अभिक्रिया जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उनको रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और उसके साथ आपको ये एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो चलो बच्चों, अब हमारी पाँचों की पाँचों रिएक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसके अंदर बस थोड़ा 1-2 पॉइंट देख लो, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। तो ठीक है, अब आते हैं हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के कुछ
प्रकार, ठीक है। या फिर उसके मतलब क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखो एक चीज़ होती है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है ये जानते हैं। अच्छा आपने कभी देखा होगा जैसे लोहा होता है, अगर वो पानी के संपर्क में ऐसे खुला रखा होता है तो उस पर जंग लग जाती है ना, भूरे कलर की एक परत सी आ जाती है, उसी को कहते हैं संक्षारण होना या संक्षारित होना, ठीक है। तो संक्षारण होता क्या है असल में, जब कोई धातु ऑक्सीजन या आर्द्रता या फिर अम्ल यानी एसिड के संपर्क में आती है तो वो क्या करता है, उसकी ऊपरी परत को कमज़ोर कर देता है ना, उसे एकदम ख़त्म कर देता है एक तरीके से ऊपरी परत को उसकी, तो उससे धातु कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन को याद करना है। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे क्या होता है, धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। इसके उदाहरण या फिर एग्जाम्पल के हैं तो देख लो, जैसे लोहे की वस्तु पर क्या लगता है, जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है ना, और तांबे की जो चीज़ होती है उस पर हरी परत चढ़ जाती है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब संक्षारण तो समझ में आ गया, लेकिन इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में उसके बचाव भी पूछता है, तो वो बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, यशत लेपन कर सकते हैं, या विद्युत लेपन द्वारा धातु को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। संक्षारण समझ में आया। अब चलो एक लास्ट चीज़ आती है हमारे पास, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, वायु युक्त, वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है ना, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज़ को अगर खुले में छोड़ दो आप तो वो सील जाती है, खाने वाने की जो चीज़ होती है जैसे बिस्किट विस्किट, तो वो सील जाती है एक तरीके से ना, उसका एकदम स्वाद एकदम बदल जाता है, तो इसको कहते हैं विकृत गंधिता। अब इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके, है ना, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामान रख के। इसलिए आप देखो तो कभी भी जाओगे शॉप पे, वो पिन्नी के अंदर पैक रखते हैं उसे, है ना, बांध के कि उसके अंदर हवा ना जाए। और या फिर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा आप जो पैकेट देखते हो खाने वाली चीज़ जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो आते हैं ये फूले हुए होते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है ना, N2 गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, जिससे क्या होता है इसके अंदर का सामान जो होता है खराब नहीं होता। और लास्ट में आप करते हो शीतलन द्वारा। ये 4 पॉइंट इसके याद रखना कि विद्युत की विकृत गंधिता से हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, बाय बाय।